प्रिय छात्रों एवं अध्यापक मित्रों, नमस्कार। वैश्वीकरण एवं ग्लोबलाइजेशन के इस परिवर्तित युग में दुनिया जैसे एक संकुचित दायरे में सिमटती जा रही है और हमें जैसे लग रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा भारतीय सूत्र जो है यथार्थ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से बदलते हुए इस माहौल में यहाँ तक कि प्रकृति भी अपना स्वरूप बदल रही है। आज मैं आपके समक्ष गुजरात सरकार के एवं हायर एजुकेशन के इस बाइसेक प्रोग्राम के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है आंचलिक उपन्यास परंपरा एवं फणीश्वरनाथ रेणु। सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास में जाने से पहले हम थोड़ी साहित्य की बातें आप लोगों के साथ शेयर करें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति में जो बदलाव आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया जिस प्रकार से एक पारिवारिक भावना से धीरे धीरे जुड़ती जा रही है, उसी प्रकार से एक साहित्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आता जाता है। हर युग का एवं साहित्य के अपने विचारों का साहित्य पर प्रभाव होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक एक जैसे दौर में कोई साहित्य नहीं चला है, न कोई साहित्यकार हमारे समक्ष रह पाया है। हाँ, कुछ ऐसे साहित्यकार एवं साहित्यिक कृतियाँ हैं जिसको हम कालजयी साहित्यकार एवं कालजयी कृतियाँ कहते हैं, जिसके ऊपर न कोई समय का प्रभाव होता है। वह आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल की हम बात करें, यानी कि प्राचीन एवं आधुनिक काल में उनकी वही कृति और वही साहित्यकार आज भी उतना महत्व रखता है जितना अपने युग में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और इस समय की एक आवश्यक मांग है। एक युग था जब शिक्षा एक क्लास में बैठकर हम ग्रहण करते थे, न तो उस समय किताबें थी जैसे कि हमारी गुरुकुल परंपरा, और न ही कोई रटने की आवश्यकता होती थी। आज हम देख रहे हैं कि इस माध्यम से, इस विज्ञान की इस तकनीक के माध्यम से एक जगह पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपके समक्ष यह व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हो रहा है। तो इसी प्रकार से साहित्य में भी बहुत बड़े बदलाव समय समय पर आते रहे हैं। जैसे कि उपन्यास की या साहित्य की हम बात करें तो उसकी मेरी दृष्टि से 3 तरीके हैं साहित्य के। जैसे कि एक विज्ञान के माध्यम यानी कि विज्ञान की शिक्षा, दूसरा जो है वाणिज्य की शिक्षा है, और तीसरी है साहित्य की शिक्षा है यानी कि आर्ट्स की शिक्षा है। अब हम देखते हैं कि विज्ञान जो है वो भौतिक जगत के साथ जुड़ी हुई जानकारी देता है। वाणिज्य का जो क्षेत्र है वो कहते हैं कि आर्थिक पहलू को उजागर करता है, किंतु साहित्य जो है उसमें दुनिया का कोई भी कोना ऐसा बाकी नहीं है जो इसमें नहीं समाविष्ट हो सकता है। कई बार मुझे दुख होता है मित्रों कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार इस साहित्य की शिक्षा के पीछे ये उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं, इनके पीछे इतना खर्चा क्यों करते हैं, किंतु इसके सिवा जो क्षेत्र है वो अपने अपने क्षेत्र तक, यानी कि साइंस को ले लीजिए, वाणिज्य को ले लीजिए और मेडिकल क्षेत्र को ले लीजिए आप, तो वो अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। जबकि साहित्य में पूरा का पूरा वही क्षेत्र, वो उसमें भी मेडिकल भी आ सकता है, इसमें कहते हैं कि विज्ञान की कहानियाँ भी आप सुन सकते हैं, और इसमें आर्थिक जगत से जुड़ी हुई समस्याओं को भी रचनाकार उजागर करता है। तो मेरी दृष्टि से यह शिक्षा, गांधी जी की जो कल्पना थी शिक्षा के बारे में, वो कहते हैं कि शिक्षा वही है जो व्यक्ति के जीवन का विकास कर सके। और भले थोड़ी दुख की बात ये भी है आज हमारे सामने कि आज की आधुनिक शिक्षा जो है एक विद्यार्थी के लिए एक परीक्षा लक्ष्य या डिग्री लक्ष्य शिक्षा बनती जा रहे हैं, पर हमें इसमें से बाहर निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। साहित्य अगर आपने पढ़ा है, आप उसमें आपने उसको समझा है, तो मुझे नहीं लगता है कि साहित्य का विद्यार्थी, साहित्य का छात्र या साहित्य का अध्यापक अपने जीवन के विकास को या अपने जीवन को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। हमारे व्यक्तित्व का जो घड़तर है वो करता है शिक्षा है,
और उसमें हर शिक्षा का योगदान है, सिर्फ साहित्य ही नहीं, हर शिक्षा का अपना अपना योगदान है। किंतु ये जो फील्ड हैं, ये जो क्षेत्र हैं, वो मेरी दृष्टि से एक विशेष मायना रखता है। खास करके हम कहें तो उपन्यास की हम आज जब बात करने के लिए जा रहे हैं, खास करके आंचलिक उपन्यास को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे कुछ बातें आप लोगों के सामने और 2-3 बातें करनी हैं। जैसे कि उपन्यास परंपरा जो हैं, जैसे आप अपने समक्ष देख सकते हैं कि उसमें 3 प्रकार का युग हमारे समक्ष आया है हिंदी उपन्यास परंपरा में। जैसे कि प्रेमचंद पूर्व युग, इसमें एक अलग प्रकार से उपन्यास हमारे सामने आए, जैसे शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास थे, उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास थे और ऐतिहासिक उपन्यास थे। इसी प्रकार से प्रेमचंद का जब हिंदी साहित्य में आगमन हुआ और प्रेमचंद के साथ जब उपन्यास साहित्य जुड़ा, तो उसमें कहते हैं कि प्रेमचंद युग आया, जिसमें प्रेमचंद 2 शब्द लेकर हमारे समक्ष आए थे। एक तो यथार्थवादी उपन्यास, यानी कि यथार्थ और आदर्श। तो यथार्थवादी उपन्यास का जो दौर है, उसकी कुछ प्रवृत्तियां रही थी, जैसे कि सोद्देश्यता है, सामाजिकता है, मनोवैज्ञानिकता है एवं राष्ट्रीयता है। अब आप देखिए, इसमें एक तीसरा मोड़ आया, तो कि प्रेमचंदोत्तर युग। तो इसमें प्रेमचंद के द्वारा दिया हुआ आदर्श और यथार्थ में से यथार्थ को आप देख लीजिए, तो यथार्थ के विविध आयाम बाद में आगे चले, जैसे कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास, समाजवादी और सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और आंचलिक उपन्यास है। तो ये जो दौर हैं, मैं आपको बता दूं कि शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास से लेकर आंचलिक उपन्यास तक की जो ये यात्रा है, इसमें आप एक ही नाम को देख सकते हैं, युग के साथ पूरा जो जुड़ गया है, वो कहते हैं पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग या प्रेमचंदोत्तर युग। सिर्फ उपन्यास में ही नहीं, ऐसा आप नाटक में भी देख सकते हैं, जैसे कि भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। तो ऐसे विशिष्ट साहित्यकारों की ऐसी कौन सी विशिष्ट दृष्टि होती हैं जिनके कारण वह साहित्यकार हमारे ऊपर नहीं, पूरे युग के साथ जुड़ जाता है। तो यही एक विशिष्ट साहित्यकार का दृष्टिकोण होता है। और वही हम मान लें कि भारतेंदु और प्रसाद हिंदी नाटक साहित्य में न आए होते, या कहें कि कहानी क्षेत्र में गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी, आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, उस जिसके ऊपर कहा जाता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी है। अब आप देखिए, गुलेरी जी ने हिंदी में कितनी कहानियां दी है, तो कैसे 3 ही कहानियां, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। फिर भी उनका दृष्टिकोण जो है वही महत्वपूर्ण होता है, साहित्यकार का जो दृष्टिकोण है वही महत्वपूर्ण होता है और वही प्रभावशाली होता है। और इन 3 कहानियां लिखने के बाद भी गुलेरी जी जो हैं, वो हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य में उनका नाम आज भी सर्वश्रेष्ठ या सर्व पहले लिया जाता है। उसी प्रकार से नाटक में मैंने आप लोगों के समक्ष जो बात की कि नाटक में अगर भारतेंदु और बाद में प्रसाद, भारतेंदु ने जिस आधुनिक युग में नाटक की शुरुआत की, उसके बाद प्रसाद जो आए और प्रसाद ने जो दृष्टिकोण बदला, क्योंकि वह दौर एक स्वतंत्रता का दौर था। और उस समय प्रसाद एक, भले प्रसाद के ऊपर कहा जाता है, कई आलोचनाएं भी होती हैं, हम लोग सुनते हैं कि प्रसाद के नाटक जो है रंगमंच की दृष्टि से असफल है। तो आज के आधुनिक युग में विज्ञान की तकनीक को देखते हुए ऐसा नहीं है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच पर नहीं लाए जा सकते। तो ये एक विषय अलग है। किंतु मेरा कहने का मतलब है कि एक विशिष्ट साहित्यकार जो यहाँ आता है, तो नाटक में भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग आया। तो क्यों तीसरा कोई व्यक्ति इसमें नहीं जुड़ा आधुनिक युग? क्यों प्रेमचंद के बाद या प्रेमचंद से पहले जो युग आया, उसमें प्रेमचंद का नाम ही क्यों इस उपन्यास विधा के साथ जुड़ गया है? तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है या सोचने का सवाल है। दोस्तों या मित्रों, मैं इस बात को और गंभीरता से कहना चाहूँगा कि वह रचनाकार एक अलग पथ निश्चित करता है, उनका एक अलग दृष्टिकोण होता है, उनका एक अलग विचार होते हैं। अगर मान लो कि प्रेमचंद और भारतेंदु अपनी पुरानी परंपरा में जुड़ते चले गए होते, तो क्या आज हम भारतेंदु या जयशंकर प्रसाद या गुलेरी जी या प्रेमचंद को इस रूप में याद करते? कहीं हाँ, प्रेमचंद के दौर में कई रचनाकार आए, उन्होंने अपना योगदान दिया, परंतु प्रेमचंद ने एक विशिष्ट पथ प्रशस्त किया। और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करना चाहें तो कहते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो आंचलिक उपन्यास का है। और इसका विषय का शीर्षक भी आप लोगों ने शुरुआत में देखा है कि आंचलिक उपन्यास परंपरा और फणीश्वरनाथ रेणु।
तो जो जो योगदान प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य में है वो आंचलिक उपन्यास में रेणु का है। तो इस आंचलिक उपन्यास में जाने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष 2-3 शब्दों को स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कि 3 शब्द हैं, एक है अंचल, दूसरा है आंचलिक और तीसरा है आंचलिक उपन्यास। ये अंचल जो है वो संस्कृत की अंच धातु से अलच प्रत्यय लगकर एक शब्द बना हुआ है अंचल, जिसके पर्यायवाची शब्द जैसे कि आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, प्रदेश है, जनपद है, क्षेत्र है, भूखंड है, प्रांत है, मंडल है। तो इससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रदेश, एक कोई जन क्षेत्र, एक कोई भूखंड, एक कोई मंडल जिसको अंचल कहा जाता है। अब ये अंचल जो शब्द है, इसके बाद दूसरा शब्द हमारे सामने जो आता है वो है आंचलिक। तो ये अंचल पर से आंचलिक शब्द बना, जैसे कि जिस शब्द से अंचल की विशेषता विश्लेषित होती है उस शब्द को आंचलिक नाम से जाना गया। तो 2 बातें उभर कर हमारे सामने आई, एक अंचल और आंचलिकता। पर्टिकुलर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा शब्द, आंचलिक शब्द, जिसमें अंचल की विशेषता को उजागर किया जाता है। विशेषताएं जो हैं, समस्याएं भी हैं और विशेषताएं भी हैं। यह कहने का मतलब है कि आंचलिक शब्द के साथ जब उपन्यास शब्द जुड़ गया तब हमारे सामने एक नई विधा का जन्म हुआ, आंचलिक उपन्यास। तो ये 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं इस विधा को समझने के लिए। अंचल यानी कि भूखंड, प्रदेश, आंचलिक यानी कि उस भूखंड या प्रदेश की विशेषता को जो विश्लेषित करता है वही आंचलिक, और यह शब्द जब उपन्यास के साथ जुड़ा तब कहते हैं कि आंचलिक उपन्यास। अब ये आंचलिक उपन्यास, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि आंचलिक जो उपन्यास हैं वो हमारे समक्ष जब भी आया दोस्तों, तब कहते हैं कि ये आंचलिकता की प्रवृत्ति जो है वो उसकी शुरुआत कब से हुई। रेणु ने मेला आंचल लिखा, रेणु ने जब मेला आंचल लिखा तो क्या उसके पहले आंचलिक उपन्यास थे? क्या आंचलिकता की प्रवृत्ति पनप रही थी साहित्य में? अंचल तो था ही, प्रदेश भूखंड तो है ही हमारे सामने। तो ये रेणु से पहले क्यों किसी की दृष्टि इसके ऊपर नहीं गई? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। रेणु को हम क्यों इस प्रवृत्ति के साथ जोड़ते हैं? जब रेणु ने मेला आंचल लिखा 1954 में, उस समय उनको एक स्पष्ट करना पड़ा था, उनको स्पष्ट लिखना पड़ा था कि उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा था कि यह है मेरा एक आंचलिक उपन्यास, मेला आंचल। तो ये क्यों स्पष्ट करना पड़ा, ये क्यों कहना पड़ा? तो इसके लिए हम देखते हैं कि आंचलिकता की जो प्रवृत्ति है वह बहुत प्राचीन है। कुछ लोगों ने कहते हैं कि प्रताप नारायण टंडन ने देहाती दुनिया यानी कि 1926 में शिव पूजन सहाय का उपन्यास है, उसमें आंचलिकता को ढूंढने का प्रयास किया है। इसके बाद सूर्य नारायण त्रिपाठी यानी कि निराला का बिल्लेसुर बकरिया है, उसमें भी कुछ आपको आंचलिकता के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार से आंचलिकता सिर्फ रेणु के साथ ही नहीं शुरू हुई, यानी कि रेणु के समय में ही आंचलिकता का उद्भव हुआ, ये नहीं है। आंचलिकता की प्रवृत्ति तो बहुत प्राचीन है, किंतु इसके ऊपर दृष्टि जो जानी चाहिए वह अन्य रचनाकारों की तब तक नहीं गई। जैसे कि एक 2-3 परिभाषाएं मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे हम स्पष्ट हो जाएंगे कि आंचलिकता की प्रवृत्ति क्या है, आंचलिक उपन्यास क्या है। जैसे 3 परिभाषाएं मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा आंचलिक उपन्यास के बारे में, और तीनों परिभाषाएं एक अलग अलग स्वरूप लेकर हमारे सामने आते हैं, और तीनों परिभाषाओं के आधार पर ही कहते हैं कि 3 प्रकार के आंचलिक उपन्यास हमारे समक्ष उजागर होते हैं। जैसे कि दोस्तों पहली परिभाषा आपके समक्ष है, जिसमें लिखा है कि जिस उपन्यास में किसी उपेक्षित अंचल विशेष का समग्र रूप और वहाँ की सारी समस्याएं रूपायित होती हैं उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। जिस उपन्यास में किसी उपेक्षित अंचल, आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए प्रिय छात्रों, उपेक्षित अंचल विशेष, यानी कि उपेक्षित का मतलब होता है कैसा, तो कि जहाँ न तो बिजली पहुंची है, जहाँ न तो पानी की सुविधा है, जहाँ न तो यातायात का कोई यातायात के लिए कोई व्यवस्था है। तो ऐसा प्रदेश, ऐसा अंचल जिसको हम कहते हैं उपेक्षित अंचल, इसका समग्र रूप
और वहाँ की सारी समस्याओं को उजागर करता है, वह है आंचलिक उपन्यास। ये पहली परिभाषा है। कई परिभाषाएं हैं, पर मैंने इसमें से 3 परिभाषाओं को तय किया है और वो तीनों ही एक अलग-अलग मायना रखती हैं। जैसे कि दूसरी परिभाषा को अब आप देख सकते हैं कि ऐसे उपन्यास भी आंचलिक हो सकते हैं जिनका स्वरूप न तो संपूर्ण ग्राम ही है और न शहर ही। देखिए, आंचलिकता मतलब उपेक्षित अंचल, और उपेक्षित अंचल कहाँ होता है? तुम देख सकते हैं कि एक ऐसा गांव जिसमें ये मैंने पहले जो बताया वो सारी की सारी सुविधाएं वहाँ नहीं पहुँची, यानी कि आज भी वह विकास से अलिप्त रहा है। दूसरी बात उभर कर सामने आती है इस परिभाषा से कि वह अंचल न तो संपूर्ण ग्राम ही है और न शहर ही है, वरन उसे कस्बा कह लीजिए आप। कस्बा जिसका मुंह शहर की ओर और पीठ गांव की तरह है, यानी कि न तो वह गांव है न शहर है। गांव से निकल चुका व्यक्ति, जैसे कि आज हम आधुनिक युग में हम जिस दौड़ से गुजर रहे हैं, भौतिकता की दौड़, जिसमें हर कोई व्यक्ति शहर में जाना चाहता है, नगर गांव वाला व्यक्ति नगर और नगर से महानगर की ओर हमारी जो यात्रा है उसके पीछे मात्र और मात्र भौतिकता के दर्शन होते हैं। क्या सभी गांव से निकला हुआ सभी व्यक्ति शहर में जाकर अपना स्थान मजबूत कर पाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत का विकास हो रहा है, वास्तव में विकास जरूर हो रहा है, किंतु जो विकास हो रहा है उसी प्रकाश उसके विरुद्ध में हम देख रहे हैं कि जो गरीब हैं वो और भी गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ इस परिभाषा में मैं देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से आंचलिक उपन्यास की हम बात करते हैं, वह न तो कहते हैं कि वह पूरा ग्राम है न शहर ही है, पर एक ऐसा कस्बा है, यानी कि गांव से निकल चुका है और शहर पहुंच नहीं पाया है, बीच का एक कस्बा, उसको आप देख लीजिए। और तीसरी परिभाषा में आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, यह अंचल ग्राम का भी हो सकता है और नगर का भी हो सकता है। यह अंचल एक कस्बा भी हो सकता है, एक मोहल्ला भी हो सकता है। यह अंचल एक ग्राम भी हो सकता है और एक पूरा नगर भी हो सकता है। अब आप देखिए, नीचे मैंने एक स्टार करके एक वाक्य इसके भावार्थ के रूप में दिया है कि किसी भी प्रकार के अंचल के सजीव दस्तावेज को आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आंचलिक